हेलो एवरीवन। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व ओनली इन अ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट इन विच इट्स विल नॉट एमिट एनी एनर्जी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम का वो उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसमें वो क्या ना करे, एमिट ना करे एनर्जी को। ठीक है, इन विच it will not emit any energy. Thus atom has certain definite stable orbit. कि एटम है उनके ईच जितने भी एटम है उनकी सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट होनी चाहिए। ईच एटम हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये हम आगे देखेंगे, जैसे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1, उसके लिए हमारे पास एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 ये होती है टोटल एनर्जी किसके लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 1 के लिए आगे देखेंगे। ठीक है, अभी बस ये देख लो कि पोस्टुलेट 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनकी स्टेबल फिक्स्ड वैल्यू ऑफ क्या होती है, एनर्जी। एंड इलेक्ट्रॉन विल बी स्टेबल ओनली इफ इट रिवॉल्व इन सच एन ऑर्बिट। और ये इलेक्ट्रॉन तभी स्टेबल होगा जब वो इन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उनकी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी, और क्या, जिसमें वो एमिट एनर्जी नहीं करेगा। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पोस्टुलेट वो बोलता है स्टेबल ऑर्बिट आर दोज ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब एमबीआर। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी एमबीआर इज इक्वल टू nh/2π। और हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, क्वांटाइज है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू एनी, इसमें क्या क्वांटाइज था, चार्ज। वैसे इसमें क्या क्वांटाइज है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। और जिसमें n है, n क्या है, वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें m क्या है, m है मास, v है वेलोसिटी, r है रेडियस, h क्या, n है 1 2 3 एंड सो ऑन, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल। पाई क्या है, 3.14 कांस्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। ट्रांजिशन का मतलब होता है जंप करना। जंप जब इलेक्ट्रॉन करेगा, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले में क्या था, वो तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट में घूम रहा था। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि वो दूसरे वाले ऑर्बिट से जंप करेगा, यानी फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। इस पे लोअर एनर्जी किस पे लोअर है, इसकी एनर्जी लोअर है, एनर्जी इसकी कम है, तब वो जंप करेगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन। व्हेन सच अ ट्रांजिशन टेक प्लेस द इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। उसमें क्या था, एमिट नहीं कर रहा था क्योंकि वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांजिशन है, एक ऑर्बिट से दूसरे में जा रहा है, लोअर एनर्जी वाले में। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी और इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स की फॉर्म में वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। द एनर्जी एमिट इज इक्वल टू, एनर्जी जो एमिट करेगा वो किसके इक्वल होगी, E इज इक्वल टू क्या होता है, h म्यू। h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ पे बताया था ना ये। तो हम E के बदले h में लिख दिया, और डिफरेंस क्या होगा, E2 - E1। ये क्या है, हायर एनर्जी, और ये क्या है, लोअर एनर्जी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी एमिट इक्वल, कितनी एनर्जी एमिट हुई। अब हमें देखना है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस की डेरिवेशन करनी है। ठीक है, रेडियस की करेंगे, फिर हम वेलोसिटी की करेंगे, फिर हम एनर्जी की, बस। तो क्या देखना है हमें अभी, डेरिवेशन फॉर रेडियस, रेडियस के लिए डेरिवेशन देखेंगे ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही, और एक न्यूक्लियस है, उसके पास कितना चार्ज है, Ze। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व करेगा, इसके अंदर रिवॉल्व करेगा तो इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc से डिनोट कर देते हैं हम। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, और माना कि ये जो है रेडियस ये r है। ठीक है,
ये जो रेडियस है ये r है हमारे पास, ये डिस्टेंस, ठीक है। m, और ये जो रिवॉल्व कर रहा है वो व्हील वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा mv²/r, और m क्या है, m मास मान लेते हैं, m क्या है, m मास है। अब दो चार्ज हैं इसके अंदर, Ze वाला और इलेक्ट्रॉन, दोनों ही कैसे हैं, नेगेटिव है, तो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इसमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 Ze का मॉडुलस और E का मॉडुलस अपॉन r²। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं, तो mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/r²। अब देखो r से r कैंसिल आउट हो गए, mv² किसके इक्वल आया, mv² इज इक्वल टू Ze²/4πε0। इसको मानिए कि ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने क्या देखा था, पोस्टुलेट, जिसमें सेकंड पॉइंट जो सेकंड पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, mv r इज इक्वल टू कितना होता है, nh/2π होता है। ये कहां से आई, फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट्स, बोर के पोस्टुलेट से हमें मिली है। अब इसमें से क्या करते हैं, ये हमें बोर पोस्टुलेट से मिली, इसमें हम क्या करते हैं, हम v इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, nh/2π mr, ये होगा v। अब जो ये v आया इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट v इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v कितना है हमें, n²। अगर हम इसका वो करते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर v² है, तो यहाँ पे क्या होगा, n² h² अपॉन 2⁴, ये π², m² r² इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, Ze² अपॉन 4πε0। अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो r² को इधर लेके आओ, यहाँ पे 4π r, एक और r है ना, यहाँ पे 4πε0r, एक ही r कटा था ना, यहाँ पे r कट रहा है, r को काट दिया, ये r बचा, इस r को हम इधर लेके गए, बाकी को इधर ले आए, तो इसको इधर ले जाएंगे, क्या ये 4 से 4 कट रहा है, एक पाई से एक पाई कट रहा है, एक m से m भी कट रहा है, तो क्या क्या बचा, अब सबको इधर ले आते हैं, r को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से बचा n² h², और यहाँ पे ε0 ऊपर आएगा, और यहाँ बचेगा पाई, एक m बचा, और Ze²। तो हमारे पास r किसके इक्वल आया, h² ε0 अपॉन पाई m Ze² n²। हमने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि देखो h² क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, h का स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, ये कांस्टेंट ε0 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, z चार्ज भी कांस्टेंट है, e² क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है। अगर हम इसके अंदर h की वैल्यू यानी 6.6 × 10⁻34 जूल, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6.11 × 10⁻19 कूलाम। अगर हम ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो हमें रेडियस है वो मिलेगा 0.529 n², ये मिलेगा हमें r, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला, जो r है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n² के, रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, ऑर्बिट्स के, ठीक है। तो हमारा r यह है, हमें r मिल गया। अब हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी की डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की, इन, एक मिनट, और nth ऑर्बिट है, फिर रेडियस किसके लिए है, nth ऑर्बिट के लिए, r n से डिनोट कर देते हैं। n अगर हमें 1 रखना है तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो 0.529 अंगस्ट्रम आती है, ये, 10⁻10, ठीक है। 10 × 10⁻⁻10, 10 × 10 = 1 × 10⁻⁻10 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 = 1 × 10 × 10 =
आर एन के लिए आए, ये 1 के लिए यहाँ पे 1, 2 के लिए ये n के बदले 2 डाल देंगे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी हमें ये v क्या है इज इक्वल टू ये वाली क्या है NH अपॉन, इसको 2 ही बोल दें हम, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम क्या रखते हैं, पुट 2 in 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 v इज इक्वल टू NH 2 पाई mr, 2 पाई mr है फ्रॉम इक्वेशन 2 v इज इक्वल टू NH 2 पाई mr। अब v r इसमें, इसके अंदर हम r पुट करते हैं, r कहाँ से मिलेगा हमें, ये वाला r क्या है, r की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई m, और r कितना है हमारे पास h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर, पाई m z e स्क्वायर। तो m से m कटा, पाई से पाई कटा, v इज इक्वल टू NH, ये ऊपर जाएगा z e स्क्वायर अपॉन यहाँ बचेगा 2h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, एक n से n भी जाएगा और एक h से h जाएगा, तो कुल मिला के z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n 1 अपॉन h, ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन h नहीं 1 अपॉन n, इधर हम h रखते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, जैसे हमने इसमें देखा था। अगर z ये z1 ठीक है, z1 डालेंगे इसमें, h यहाँ से एप्सिलॉन नॉट सब कुछ यहाँ से डालेंगे, तो v की वैल्यू 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड आएगी, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट उसके 1/137 पार्ट होती है, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो डेरिवेशन ऑफ एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले देखते हैं, हाफ mv स्क्वायर होती है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ को हाफ लिखा, mv स्क्वायर कहाँ से डाला, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, z e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, z e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाय z e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गई काइनेटिक एनर्जी, इसको मानिए इक्वेशन नंबर A, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, साइन ही लगेगा, जो हमारे पास है उसमें साइन होता है, लेकिन वो मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, माइनस z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, प्लस काइनेटिक कितनी है हमारे पास, z e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेस सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से करें, तो कुल मिला के कितना आएगा, नीचे तो हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर, r होता है ना, r होता है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहाँ गलती कर दी हमने, वो r भी है, हाँ, यहाँ से mv स्क्वायर r भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक बार गलती हुई थी ना, ये r, ये r, ये r, तो नीचे हमें क्या बचेगा, हमारा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऊपर कितना हो जाएगा, ये 2 - 1, तो ये माइनस z e स्क्वायर बचेगा। टोटल एनर्जी हमारे पास ये आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी अगर हम z e स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r इन सबको अलग अलग रखते हैं, तो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर हम
एक मिनट, अभी कैसे आएगी, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर हम कहाँ से डालेंगे, ये वाला आर कितना है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर, इसको यहाँ लिख दूँ, तो पाई से पाई जाएगा और तो कुछ नहीं जा रहा, तो कुल मिला के टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन इंटू एम जेड स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ये सारे कांस्टेंट, और तो अगर इन कांस्टेंट की हम वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास आती है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी फॉर nth एटम। अगर हम 1 डालते हैं तो टोटल एनर्जी 1 के लिए आती है कितनी, माइनस 13.6, ये है टोटल एनर्जी 1 के लिए। अगर टोटल एनर्जी हम निकालते हैं इन्फिनिटी के लिए तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना, 0। तो इन्फिनिटी जो लास्ट में, जो इन्फिनिटी पे काफ़ी दूर है न्यूक्लियस के एटम, इन्फिनिटी पे, उसके लिए एनर्जी कितनी, 0, और जो एकदम नज़दीक है उसके लिए यानी 1, उसके लिए एनर्जी कितनी, माइनस 13.6, ठीक है। और अगर बीच की एनर्जी निकालनी है आपको, n=2 पे कितनी, n=3 पे कितनी, 4 पे कितनी, तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।